महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने हेतु राजकीय अध्यादेश कब जारी किया? व्हेन डिड क्वीन एलिजाबेथ इशू ए रॉयल ऑर्डिनेंस टू द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड इन ईस्ट? तो बताएंगे कब उसने ये जारी किया था? तो आप बोलेंगे 31 दिसंबर 1600। या मैं आपसे कह सकता हूँ एक चार्टर यहाँ पे जारी किया जिसको हम आपका चार्टर चार्टर 1600 के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम कहते हैं 1600 का राजलेख। 1600 का राजलेख कौन थी महारानी? तो आप कहेंगे एलिजाबेथ थी। ठीक है। और भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया हुआ, उसकी जो नींव पड़ी है वो किस राजलेख से है? तो आपसे पूछता है भारतीय संविधान की जो नींव पड़ी या भारतीय संवैधानिक विकास की जो नींव है वो किस चार्टर को कहा जाता है? भारतीय संवैधानिक विकास की नींव, संवैधानिक विकास की नींव किस चार्टर से पड़ी थी? भारतीय संवैधानिक विकास की नींव यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए साथी आपका जो नींव माना जाता है, नींव का मतलब समझते हो, जैसे मकान की नींव होती है, शुरुआती पत्थर होता है, वो होगा हमारा 1600 का राजलेख। कौन सी महारानी ने? क्वीन एलिजाबेथ ने इसको जारी किया। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो आप बोलोगे 1600 में। मुझे बताओ ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई तो भारत में शासक कौन थे? भारत में कौन सा मुगल एम्परर था, कौन सा मुगल सम्राट था? तो भारत में उस समय मुगल शासन करते थे और मुगल सम्राट था उस टाइम पे आपका अकबर। कौन था? मुगल सम्राट था आपका अकबर। आपसे कभी भी पूछे ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पर हुआ करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पर हुआ करता था? लंदन में। ठीक है, लंदन में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कार्य पूर्णतः कब बंद किया था? कार्य जो उसने बंद किया आपका, तो पूर्णतः बंद किया था आपका कंप्लीटली, वो आपका क्लोज हो गई थी 1874 में। अब मुझे एक बात बताएंगे आप, जो ये चार्टर जारी हुआ ईस्ट के देशों के साथ आप बिजनेस कर सकते हैं, इस चार्टर को कितने वर्षों के लिए दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को? आप सब लोगों को पता होना चाहिए ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ये चार्टर मिला था, ये चार्टर जो वैलिड था दोस्त आपका, वो 15 ईयर्स के लिए था, 15 वर्षों के लिए था, 15 वर्षों के लिए था। क्योंकि भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन है? आप समझ गए होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि लंदन की अर्थात ब्रिटेन की कंपनी थी। अब अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं बड़ा अच्छा सा कि भैया भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो आप कहेंगे अकबर के टाइम पे एक अंग्रेज आया था भैया आपका 1579 में। कब? 1579 में। उसका नाम था स्टीफेंस थॉमस। और उसके 4 वर्ष के बाद में दूसरा अंग्रेज भारत में आया था, उसका नाम था रॉल्फ फिच। तो उन दोनों ने भारत की स्थितियों का वर्णन देखा, यानी कि वो दरअसल में तो ईसाई मिशनरी थे। ठीक है, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत में आए थे, लेकिन उन्होंने भारत की स्थिति देखी और यहाँ पर जो लोग व्यापार कर रहे थे पहले से, आप सब लोगों को पता है पोर्टुगीज भारत में कब आ चुके थे? पुर्तगाली 1498 में। वास्को डिगामा कब भारत आया था? कालीकट केरल के स्थान पर, जहां पर हिंदू राजा जमूरी ने उसका स्वागत किया था 1498 में, 1498 में। तो उसने देखा कि ये सब लोग यहाँ से मसालों का व्यापार कर रहे हैं। अच्छा, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मसालों में सबसे चर्चित चीज कौन सी थी? सारे मसालों में, जैसे लौंग भी थी, इलायची भी थी, सबसे चर्चित कौन सा? सबसे चर्चित था ब्लैक पेपर, काली मिर्च। तो काली मिर्च के व्यापार के लिए उन्होंने बताया कि भाई हम लोगों जो है ईस्ट के देशों के साथ में, क्योंकि यूरोप के ईस्ट में पड़ता है भारत, तो यहाँ पर हम बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस के लिए पैर जमाना आसान नहीं था, तो उसके लिए कुछ व्यापारी सामने आए। ठीक है, एक पार्टी में उन्होंने मीटिंग की और ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी, इनको 15 साल के लिए क्या मिली थी? मोनोपॉली मिली थी। मोनोपॉली का मतलब होता है एकाधिकार, यानी कि सिर्फ यही कंपनी यहां पर व्यापार करेगी भारत में आकर के, अन्य किसी कंपनी को यह अधिकार नहीं होगा। एकाधिकार, एकाधिकार। जैसे आप समझिए कि मुकेश अंबानी मोदी जी से ये कहें, मोदी जी से ये कह दें कि भाई ब्रिटेन में कोई एक जगह है, वहां पर मैं व्यापार करना चाहता हूं, देश हित में वो व्यापार होगा और देश के लिए बड़ा फायदेमंद होगा। तो मोदी जी क्या कहेंगे? ठीक है, तुम व्यापार करो, अगर देश से फायदा होता है, लेकिन इसके लिए हम तुमको भी पावर्स देते हैं कि कोई और कंपनी नहीं जाएगी, सिर्फ तुम जा सकते हो, रिलायंस जाएगी वहां पर। ठीक है। तो इस तरह का वो मोनोपॉली का मतलब होता है सिर्फ एक कंपनी को जब वो अधिकार मिले। अच्छा, जो ये मोनोपॉली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो किस एक्ट से खत्म हुई थी बताइए जरा? मोनोपॉली आप सब लोगों को पता होना चाहिए। अगर मैं कभी भी पूछूं जो मोनोपॉली खत्म हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, मोनोपॉली अर्थात जो एकाधिकार है वो खत्म हुआ था, तो वो 1813 के चार्टर से खत्म हुआ था। 1813 का जो चार्टर आया था, उसमें सिर्फ क्या एक्सेप्शन क्या था? उसमें एक्सेप्शन केस था, उसमें आपका एक्सेप्शन केस था उसमें टी, चाय। चाय को छोड़ करके चीन के साथ में जो व्यापार था उसको छोड़ करके बाकी मोनोपॉली जिसकी खत्म हो गई। ठीक है। अब याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम हमेशा से ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। पूछा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो नाम ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किस ईयर में दिया गया? तो जो साथी नहीं जानते हो कहीं नोट करिए, छोटा सा अपने हाथ में कॉपी पेन रखिए, मैं कुछ चीजें बोलूंगा, आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, ताकि आपकी चीजों को मैं मतलब पूर्ण तरीके से रिवाइज करवा पाऊँ। ठीक है। उसके लिए जरूरी होगी कि आप सब लोग कहीं बैठे हुए, कमेंट करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बस आपको आंसर्स करने हैं। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इसका जो नाम था वो कब पड़ा? तो 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया पड़ा। जब शुरुआत में ये बनी थी तो उस समय तो ये ईस्ट इंडीज व्यापार के नाम से एक बहुत बड़ा नाम इसको दिया गया था, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते थे मर्चेंट एडवेंचर्स। यानी 1600 में जब बनी थी तो मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से थी, और 1833 में इसको नाम मिला और 1874 में इसकी फंक्शनिंग पूरी बंद हो गई। कोई दिक्कत इस बात में? नेक्स्ट, 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला कहाँ बनाया था? अभी मैंने आपसे पूछा पुर्तगाली भारत में आए थे, कब आए थे? 1498 में। और पहला किला उन्होंने बनाया 1503 में, कोची, 1503। सेकंड कन्नूर में बनाया था 1505 में। सेकंड, पुर्तगालियों ने अपना दूसरा किला, किला क्या मतलब एक हाउस बनाते थे ये लोग, वे जो हम बिजनेस करते हैं, जो हमारे लोग हैं, जो टीम लीडर्स हैं, जो आपका यहाँ पर आपका मैनेजमेंट वाले लोग होंगे, वो कहाँ पर रुकेंगे? वो कहाँ पर रुकेंगे? तो आपका वो किला जो है वो पहला किला बनाया कोचीन में। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ, जो पुर्तगाली भारत में मजबूत हुए थे, तो उसके लिए दो गवर्नर जाने जाते हैं पुर्तगालियों में। जो पहला गवर्नर था, पहला गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज, पहला गवर्नर कौन था? तो पहला गवर्नर कहते हैं भैया किसको? अल्मीडा को। अल्मीडा ने क्या किया था कि भाई, आप वास्को डी गामा तो जनरल बात है, उसको जानते होंगे सब लोग, जानते हो ना वास्को डी गामा को? पहली बार वास्को डी गामा 1498 में आया। अच्छा, दूसरी बार वास्को डी गामा कब आया था?
वास्को डी गामा 3 बार भारत आया है। 1519 में भी आया था, दूसरी बार आया था वो 1502 में, 1502 में आया था। कब आया था वास्को डी गामा, कितनी बार? 3 बार भारत आया। हिंदू राजा जमीरुन ने उसका केरल में कालीकट के स्थान पर उसका स्वागत किया। वो अपनी यात्रा का 60 गुना माल लेकर के पहुंचता है, तो वहां पर उसके व्यापार की बड़ी तारीफ होती है कि भाई ऐसी यात्राएं होनी चाहिए। तो जो पहला गवर्नर है अल्मीडा, इसने क्या किया था? अल्मीडा ने क्या किया था? अल्मीडा को जाना जाता है दो चीजों के लिए। इधर अरब सागर है, आप सब जानते हैं, अरेबियन सी है। इधर कौन है? बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। तो इसने क्या किया? इसने आपका ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेके आया था भारत में? ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसको शांत जल नीति बोलते हैं। या आपसे पूछता है कि भैया आपका कार्टेज सिस्टम किसने लागू किया था? कार्टेज सिस्टम किसने लागू किया था? कार्टेज पद्धति भी जिसको हम कहते हैं, कार्टेज पद्धति। तो आप क्या बोलोगे? इन दोनों चीजों को लागू करने वाला, मतलब कि अगर कोई और देश का व्यक्ति अगर आएगा, व्यापारी मान के चलो, कोई अन्य देश का अगर व्यापारी आएगा कल को व्यापार करने भारत में, तो होगा क्या दरअसल में कि उसने बोला कि भाई आपको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, ये कार्टेज हुआ। और ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब ये जो क्षेत्र है ना सारा, ये पूर्णतः किसके कंट्रोल में है? कंप्लीटली इन कंट्रोल ऑफ पोर्टुगीज, ये पुर्तगालियों के पूर्ण नियंत्रण में है। ठीक है, इसमें आप हमारी परमिशन के बगैर नहीं आ सकते, उसके लिए आपको कार्टेज लेना होगा, उसके लिए आपको कार्टेज लेना होगा। लेकिन ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने खत्म कर दिया था कि भाई ऐसी कोई पॉलिसी नहीं होगी? इस ब्लू वाटर पॉलिसी को खत्म किया था अल्बुकर्क ने। अब अल्बुकर्क कौन है? ये सेकंड पोर्टुगीज गवर्नर है, दूसरा पुर्तगाली गवर्नर है। क्या है? इसको हम कहेंगे दूसरा गवर्नर, दूसरा गवर्नर। ठीक है, लेकिन पुर्तगाली शक्ति को सबसे ज्यादा, क्योंकि वो आया 1505 से 09 तक अल्मीडा, और अल्मीडा के बाद में 1509 से लेकर के 15 तक रहा अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क कहता है ब्लू वाटर पॉलिसी जैसी कोई चीज नहीं होगी, कहते हैं कि वो ईर्ष्या रखता था किससे? आपका अल्मीडा से। और इसने ही, अल्बुकर्क ने पुर्तगाली शक्ति का सबसे ज्यादा विस्तार किया, या इसकी पावर्स को बढ़ाया, एक्सपेंशन किया। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? वास्तविक संस्थापक, ओरिजिनल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर्स या पोर्टुगीज डायनेस्टी या पोर्टुगीज आपका वास्तविक संस्थापक कौन है? वो अल्बुकर्क है। और अल्बुकर्क ही है जिसने किसको किसको छीना था? गोवा को छीना था। गोवा पे कंट्रोल कब किया था पुर्तगालियों ने? बताएंगे एक बार। तो आप कहेंगे भैया गोवा पे नियंत्रण 1510 में कर लिया। गोवा उस समय आपका अली आदिल शाह के नियंत्रण में होता था। ठीक है, अली आदिल शाह के नियंत्रण में, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3000 का सालाना शुल्क अदा करने की छूट की? कि भाई आप जो जनरल टैक्सेस देते हैं, इसकी जगह आप एक काम करिए, पूरे साल का 3000 रुपये दे दीजिए, पूरे साल का। और आप यहाँ पर जो आपका बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में जो आप व्यापार करते हैं, इसको करते रहिए। ठीक है, एक इकट्ठा। तो किसने? फर्रुख सियर ने। तो आप गलत हो जाए। फर्रुख सियर ने, देखो फर्रुख सियर ने दिया था मुक्त व्यापार का, मुक्त व्यापार का। ठीक है, उसने तो फ्री ट्रेड को आपका बढ़ाया था। मुक्त व्यापार, मुक्त व्यापार को बढ़ावा किसने दिया था? तो वो हम बोलेंगे तब फर्रुख सियर आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे आप गलत हो जाएंगे। तो कौन था? राजकुमार सूजा था, सूजा। अब दरअसल में इसके समय पे एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था ग्रेबियन बंटन। कौन था? ग्रेबियन बंटन। ये आपका एक डॉक्टर था, या बोले सूजा का डॉक्टर था। किसका? शाह सूजा का, शाह सूजा का जो एक मुगल एम्पर रहा, इस सूजा का डॉक्टर था। ठीक है, क्या बोलेंगे? सूजा का डॉक्टर था। और ये बातें हैं आपका 1651, 1651। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। लेकिन कभी भी पूछे कि अंग्रेजों को मैग्ना कार्टा किसने जारी किया था? घोषणा पत्र, तब हमारा आंसर होगा मैग्ना कार्टा। और मैग्ना कार्टा किस वर्ष में दिया था फर्रुख सियर ने? तो हमारा आंसर होता है 1717 में, 1717। तो अगर मुक्त व्यापार पूछे या मैग्ना कार्टा पूछे, तब हम कहेंगे किसको? तब हम कहेंगे आपका फर्रुख सियर को। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? भाई जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आपका कहाँ की? वो तो ब्रिटेन की थी, लेकिन ऐसी फ्रेंच लोग भी तो आए, पूरे यूरोप में होड़ लगी भारत के मसालों के व्यापार के लिए। और मसालों के लिए नहीं, भारत में टेक्सटाइल का बहुत अच्छा बिजनेस था। वस्त्र, आपका जो धागे हैं, ठीक है, यार्न समझते हो ना, धागे, कपड़े, इन सब का अच्छा बंगाल में अच्छा उद्योग था। आप देखोगे जब ये कंपनियां आई तो बड़ी बंगाल के लिए बहुत सारा विद्रोह हुआ, बंगाल में बहुत सारी लड़ाई हुई। आपका प्लासी का वॉर हो, चाहे आपका उन्हीं की सीमाओं में बक्सर वॉर हो, क्योंकि उस समय तो बिहार भी बंगाल के अंदर आता था, है ना। देखते हैं। तो लुई 14वें के समय पर हुआ। और फ्रांसीसी कंपनी का जो साथी आपका लुई 14वें के समय पर कब? 1664 में। और इसके एक फाइनेंस मिनिस्टर थे, इसके वित्त मंत्री थे कोलबर्ट। क्या नाम है? कोलबर्ट। तो फ्रांसीसी शक्ति का संस्थापक किसको माना जाएगा? तो आप कहेंगे भैया कोलबर्ट को माना जाएगा। और पहला इन्होंने जो अपना केंद्र बनाया, पहला जो सेंटर इन्होंने बनाया था, या पहली कोठी हम कहें, तो पहला सेंटर इन्होंने बनाया था 1674 में, पांडिचेरी। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है पांडिचेरी पर किस विदेशी शक्ति का प्रभुत्व रहा है, किसका कंट्रोल रहा है? तो हम कहेंगे भैया फ्रेंच लोगों का इस पर कंट्रोल रहा है। ठीक है, और 1954 में फिर इनका शासन खत्म हो गया था, 1954 में। 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरी अधिक सक्रिय थी? देखो मिशनरी का क्या मतलब होता है। अच्छा आप एक बात बताइए कि अगर भारत में, मैं कह रहा हूं कि अकबर के समय पहला अंग्रेज आया, किस ईयर में? मैंने आपको बताया 1579 में भैया स्टीफन थॉमस आया। तो स्टीफन थॉमस आया, वो किस लिए आया? मैंने आपको कहा कि वो आपका प्रचार के लिए आया। अब प्रश्न ये है कि एक प्रश्न और पूछा जाता है यहाँ से कि भैया ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति किस एक्ट से मिली थी कि वो भारत में आकर धर्म प्रचार कर सकते? आते उससे पहले भी थे, लेकिन एक ऑफिशियल परमिशन कब मिली थी बताएंगे? तो ऑफिशियल परमिशन मिली थी, आप कहेंगे भैया 1813 के चार्टर से, 1813 के चार्टर से ईसाई मिशनरी अब भारत में क्या है? धर्म का प्रचार कर सकते हैं। यानी यहाँ पर क्या करते थे ईसाई लोग आकर के? जो भारत के गरीब लोग थे, जो गरीब वर्ग था, उसको देखते थे, गरीब वर्ग को देख के कहते थे कि तुम्हें अभी यहाँ पे एजुकेशन नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारी सरकार तो तुमको शिक्षा नहीं दे रही है, ऐसे हिंदू होने का क्या लाभ है? ठीक है, या ऐसे मुस्लिमों को टारगेट करती थी, कहती कि तुम्हारे पास तो शिक्षा व्यवस्था नहीं है, तुम्हारे पास तो आपका मेडिकल, अगर बात करें क्या बोलेंगे, मेडिकल को लेकर के आप लोगों के पास सुविधा ही नहीं है। तो उन लोगों को बोलते कि हम तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएंगे, और कुछ उन्हें पैसे वगैरह देकर के उनको कन्वर्ट करते थे किधर? आपका ईसाई धर्म की तरफ। ठीक है, तो ईसाई धर्म की तरफ उनको कन्वर्ट करते थे। और ईसाई मिशनरीज कहाँ पर एक्टिव थी? तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? भैया बंगाल वाले क्षेत्र इनके टारगेट पर था। ठीक है, बंगाल वाले चार्ट में।
और ये अनुमति मिली 1813 के चार्टर से। और 1813 के चार्टर से ही क्या हुआ, आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली मिली थी